वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक तमिल मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है सानी कैदुम। ये मूवी प्राइम पे रिलीज हुई। उसी तरह एक ड्रामा रिवेंज मूवी है। अब मूवी के बारे में बात करें तो ये मूवी कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित है और सच में भाई साहब कीर्ति सुरेश ने एक और बार अपने टैलेंट का प्रदर्शन किया। बहुत ही मास लेवल की एक्टिंग की है कीर्ति ने, सारे लोगों को चीर फाड़ कर दिया। तो चलिए बिना टाइम के लेट्स स्टार्ट। उससे पहले उल्टा तो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जो मूवीज के रिलेटेड है और उस ऐप का नाम है स्फूर्ति। ये इंडिया का पहला शॉर्ट फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बहुत अच्छी शॉर्ट फिल्म्स देख सकते हो और वो भी मल्टीपल लैंग्वेजेस में। और इस एप्लीकेशन की खास बात यह है कि ये एप्लीकेशन टोटली फ्री है। जो लोग लंबी मूवीज देखना पसंद नहीं करते उनके लिए ये बेहतरीन ओटीटी प्लेटफॉर्म है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। मूवी की शुरुआत में ही डायरेक्टर भाई साहब हमको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये मूवी सच्ची घटनाओं पर आधारित है जो 1989 के दरमियान में हुई थी। उसके बाद किसी सुनसान जगह पर पुराने घर में एक बंदे को दिखाया जाता है, इसका नाम है रंगैया। और तभी हम ये सुनते हैं कि किसी दूसरे कमरे से एक औरत की चीखने चिल्लाने की आवाज आती रहती है। तभी रंगैया के पास चिन्नी नाम की एक औरत आती है। उसे पेपर दिखाते हुए कहने लगती है कि मैंने सारे लोगों का एड्रेस पता कर लिया। ये पेपर लेने के बाद रंगैया उस औरत के पास जाता है जो बंदी होती है दूसरे कमरे में। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि चिन्नी ने इस औरत का बहुत ही बुरा हाल बना चुकी होती है। पेट में पीठ में चाकुओं से स्टैब कर चुकी होती है। उसके बाद ये दोनों वहाँ से जाते जाते उस औरत को जिंदा जला देते हैं। और यहाँ पर यह सीन कट होता है। हर सीन पास्ट में जाने लगता है जहाँ पर गाँव के किसी राइस मिल में 4 बड़े आदमियों को दिखाया जाता है और इन चारों लोगों का नाम होता है मनी, पेरुमल्लू, शंभू, वासु। और इसी तरह यहाँ पर एक पंचायत होती रहती है। बात यह है कि पेरुमल का छोटे भाई का नाम होता है गिरी और गिरी का ये कहना होता है कि पेरुमल ने अपने बाप से जबरदस्ती सारी की सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दी। सो अब टेक्निकली इस प्रॉपर्टी पर गिरी का भी हक है। सो हमेशा गिरी अपने बड़े भाई के पास आकर अपना हिस्सा मांगते रहता है, लेकिन पेरुमल गिरी से कहने लगता है कि मैं तुमको फूटी कोड़ी तक नहीं दूंगा। मेरे बाप ने सारी जायदाद मेरे नाम कर दी, मैं तुम्हें क्यों दूं? सो गिरी मौके की तलाश में रहता है कि कब ये पेरुमल को टपका दे। खैर उसी राइस मिल में मारप्पा नाम का एक बंदा काम करते रहता है और मारप्पा हमेशा अपने साथी से कहने लगता है कि भाई आप इलेक्शन में खड़े रहो, मैं सारे लोगों को आपके हक में वोट दिलवाऊंगा, हमको भी हक है इलेक्शन में खड़े रहने का। सो इन दोनों की बातें शंभू सुन लेता है। अब मनी और उसके आदमी ये नहीं चाहते कि छोटे लोग इनसे आगे बढ़े, इन लोगों के नीचे ही दबे रहे। सो शंभू मारप्पा के पास आकर टॉयलेट क्लीन करने के लिए कहता है। देखते ही देखते ये बात और आगे बढ़ जाती है। मारप्पा और शंभू के बीच लड़ाई हो जाती है और इसी तरह मारप्पा का ओनर मनी भी मारप्पा को डांटने लगता है कि तुम यहाँ पर काम करने के लिए आए हो, ना ही पॉलिटिक्स करने। तुम्हारी वाइफ पुलिस है इसीलिए तुमको इतना घमंड है, कभी न कभी तुम्हारा घमंड उतारूंगा। ऐसा कहकर मनी मारप्पा को जॉब से निकाल देता है। खैर दूसरे सीन में एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है, इसका नाम है धनलक्ष्मी। स्कूल खत्म होने के बाद हमेशा धना किसी जगह पर अपनी मॉम का इंतजार करती रहती है। हर रोज धना के पास रंगैया आता रहता है चड्डी पहनकर। धना अपने स्कूल के बारे में रंगैया को बताती रहती है। थोड़ी देर बाद रंगैया ये देखता है दूर से धना की मॉम साइकिल पे आ रही है इसकी तरफ। रंगैया चिन्नी को देखने के बाद धना को टाटा बाय बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद चिन्नी अपनी बेटी धना को लेकर अपने घर जाती रहती है साइकिल में। रास्ते में धना चिन्नी से पूछने लगती है कि माँ तुम क्यों रंगैया से बात नहीं करती, लेकिन चिन्नी इसका जवाब नहीं देती। थोड़ी देर बाद चिन्नी और धना वापस अपने घर आते हैं। वहाँ पर ऑलरेडी मारप्पा बैठा होता है, मतलब चिन्नी का हस्बैंड। और इसी तरह चिन्नी ये देखती है कि मारप्पा के गाल पर कुछ जख्म है, इसके बारे में पूछने लगती है। मारप्पा राइस मिल में जो हुआ वो सारी बात चिन्नी को बताने लगता है। चिन्नी मारप्पा को डांटते हुए उसे समझाने लगती है कि हम लोग बहुत ही छोटे लोग हैं, मेरी एक छोटी सी जॉब है, हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तभी ये घर चल सकता है, हमको पॉलिटिक्स की क्या जरूरत। घर में छोटी बच्ची है, कुछ सालों बाद वो बड़ी होगी, उसकी शादी करनी है, पैसे जमाना है, हमारा अच्छा पक्का घर बनवाना है, इसके बारे में सोचा तुमने? सो तुम फौरन कल जाकर माफी मांगकर दोबारा जॉब में ज्वाइन हो जाओ। सो दूसरे दिन मारप्पा चिन्नी की बात मानकर दोबारा मनी के पास जाता है। उन सारे लोगों से माफी मांगने लगता है कि साहब गलती में मैंने कुछ ऊपर नीचे बोल दिया, मुझे माफ कर दो। लेकिन वो लोग मारप्पा को माफ करने के बजाय इसके बारे में, इसकी वाइफ चिन्नी के बारे में अनाप शनाप बकने लगते हैं कि तुमको काम करने की क्या जरूरत, तुम्हारे पास तो बहुत ही खूबसूरत बीवी है, उसे कभी हमारे पास भेजो, तुमको पैसा उसे सुख मिलेगा। ये सुनने के बाद मारप्पा को बहुत गुस्सा आता है, मनी के चेहरे पर थूक देता है
और मारप्पा के साथ एक बंदा आता है। वो मारप्पा को किसी भी तरह करके वहाँ से ले जाता है। खैर अब ये बेइज्जती मनी बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये चारों लोग ठान लेते हैं कि मारप्पा को और चिन्नी को एक बहुत ही बेहतरीन सा सबक सिखाएंगे। खैर इस तरफ रंगैया के पास धना सुधाकर नाम के एक बंदे को लाती है। सुधाकर धना का बेस्ट फ्रेंड और एक्चुअली सुधाकर देख नहीं सकता। धना सुधाकर के बारे में रंगैया को बताती रहती है। इस तरह से जब ये तीनों बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर सुधाकर का फादर आता है, मतलब पेरुमाल, वही गिरी का बड़ा भाई। सो पेरुमाल अपने बेटे सुधाकर को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रंगैया और धना ये दोनों बहुत देर तक चिन्नी का वेट करते रहते हैं कि अब तक तो चिन्नी आ जाना चाहिए। धना कहने लगती है, अरे रंगैया, जब जब मेरी माँ को लेट होता है तुम फिक्र मत करो, आ जाएगी वो। लेकिन उसी रात जब चिन्नी वापस अपने घर जा रही होती है, इसका सुपीरियर देवा चिन्नी को किसी जगह पर बुलाता है। कहने लगता है कि एक छोटी सी पंचायत है, ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करके यहाँ से चले जाएंगे। सो अब ड्यूटी है। बेचारी चिन्नी रुक जाती है। उसी जगह पर चिन्नी सुधाकर को भी देखती है। धना के बारे में पूछने लगती है। सुधाकर आज शाम जो कुछ हुआ वो चिन्नी को बताता है। वहीं दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि एक्चुअली देवा मनी के कहने पर चिन्नी को यहाँ पर बुलाया। देवा इन चारों को समझाने लगता है कि भाई वो एक पुलिस वाली है, उसके साथ उटपटांग से हरकतें मत करो, प्रॉब्लम हम ही को आ सकती है। लेकिन मनी और उसके साथी देवा की बात को नहीं मानते। बेचारी चिन्नी को मार पीट के एक के बाद एक इसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ रंगैया धना को लेकर उसके घर जाने लगता है क्योंकि रात का टाइम है। घर में जाने के बाद ये दोनों ये देखते हैं कि घर में चिन्नी मौजूद नहीं, लेकिन मारप्पा बहुत दारू पीकर लेटा हुआ है। रंगैया कहने लगता है, ठीक है धना, तुम सो जाओ, मैं बाहर इंतजार करता रहता हूँ जब तक तुम्हारी माँ नहीं आ जाती। इस तरफ जब ये चारों लोग चिन्नी के साथ कांड कर देते हैं, उसी एरिया में कुछ छोटे बच्चे होते हैं। मनी उन बच्चों से कहने लगता है, अरे बच्चों, यहाँ पर क्या कर रहे हो? अंदर जबरदस्त माल है, जाओ तुम भी ऐश करो। वो सारे बच्चे उस झोपड़ी के अंदर जाते हैं। जाते आते वो सुधाकर को भी बुलाते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वो बच्चे सुधाकर चिन्नी के साथ कांड किया या नहीं। लेकिन चिन्नी बहुत ही मुश्किल से ये देखती है कि सुधाकर इसके पास आया। खैर इस तरफ मनी, पेरुमाल, शंभू, वासु ये चारों चिन्नी के घर जाते हैं उसके घर को आग लगाने के लिए। लेकिन वो चारों लोग रंगैया को बाहर खड़ा हुआ देखते हैं। सो वासु रंगैया को भटकाने के लिए रंगैया के पास जाता है, उसे माचिस मांगता है। मौका देखकर वासु रंगैया के सर पे वार करता है, उसे बहुत ही बुरी तरह से मार पीट के बेहोश कर देता है। उसके बाद वो चारों लोग चिन्नी के घर पर मिट्टी का तेल डालकर उस घर को आग लगा देते हैं। और ऑफ कोर्स उस घर में चिन्नी का हस्बैंड और उसकी बेटी होती है। अंदर से वो दोनों तड़पने लगते हैं। इस तरफ चिन्नी का सुपीरियर देवा चिन्नी के पास आकर वहाँ पर जो बच्चे होते हैं उन सारे बच्चों को बाहर भगा देता है और शायद देवा भी चिन्नी के साथ वही काम करता है। इस तरफ थोड़ी देर बाद रंगैया को होश आता है। होश आने के बाद रंगैया ये चीज देखकर शॉक में रह जाता है कि इसकी आंखों के सामने छोटी बच्ची जल रही है, ये बुझा नहीं सकता। बेचारा रंगैया बहुत रोने लगता है। उसके बाद चिन्नी के बचपन का एक इंसिडेंट दिखाया जाता है और यहाँ पर स्टोरी ये है कि चिन्नी के फादर की ऑलरेडी शादी हो चुकी होती है। इसके फादर ने चिन्नी की माँ को दूसरी शादी की। कुछ दिनों बाद ये बात चिन्नी की स्टेप मदर को पता चली। चिन्नी की माँ चिन्नी को लेकर इसके हस्बैंड के पास आती है। सो चिन्नी की स्टेप मदर चिन्नी और उसकी माँ को देखकर इन दोनों को कोसने लगती है कि तुमने मेरे घर को बर्बाद कर दिया, मेरा घर उजाड़ दिया, तुम्हारा खानदान भी इसी तरह से जल के राख होगा किसी न किसी एक दिन। और रंगैया और कोई नहीं, चिन्नी का दूसरी माँ का बेटा होता है। इसीलिए चिन्नी रंगैया से बात नहीं करती क्योंकि रंगैया की माँ ने इनको कोसा। खैर प्रेजेंट पर सुबह होने के बाद चिन्नी अपने घर आती है और चिन्नी अपने घर को जला हुआ देखती है। ये देखकर ऐसे ही गुमसुम सी बैठी रहती है। चिन्नी की पड़ोसन आकर चिन्नी को बुलाने लगती है कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, घर आ जाओ हमारे, कुछ खा लो। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर रंगैया आता है। रंगैया को देखने के बाद चिन्नी रंगैया से कहने लगती है, तुम्हारा माँ का श्राप अमल हुआ या नहीं, यही देखने के लिए आए हो क्या? देखा ना, मेरा सारा खानदान जल के राख हो गया। इस तरह से बेचारी चिन्नी टूटे हुए दिल से बात करती है। रंगैया चुपचाप वहाँ से चला जाता है। खैर ये होने के 1 महीने बाद चिन्नी उन चारों पर केस ठोकती है कि उन चारों ने इसकी फैमिली को जलाकर मार दिया। लेकिन चिन्नी का लॉयर चिन्नी के पास आकर एक एडवाइस देने लगता है कि चिन्नी ये केस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तुम उन चारों लोगों पर रेप का केस डालो, तभी ये केस स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लेकिन चिन्नी ये करना नहीं चाहती क्योंकि चिन्नी का सुपीरियर देवा इस पर प्रेशर डाल के रखा होता है। और इसी तरह यहाँ पर एक और बात यह है कि वो चारों लोग चिन्नी का घर जलाने के बाद
ये खुद पुलिस के पास जाकर सरेंडर हो गए। खैर थोड़ी देर बाद उन चारों लोगों को कटघरे में बुलाया जाता है और इन चारों का केस एक लेडी लॉयर लड़ती रहती है जिसका नाम होता है रानी। रानी जज साहब से ये कहने लगती है कि जज साहब, मेरे क्लाइंट्स को ये बात पता नहीं थी कि उस रात उस घर में कोई इंसान थे। ये चारों लोग अनजाने में उस घर को जला दिया। ये सुनने के बाद जज उन चारों लोगों को और 15 दिन के लिए रिमांड पे भेज देता है। सुनवाई होने के बाद रानी और देवा ये दोनों एक जबरदस्त प्लान बनाते हैं और वो प्लान ये है कि रानी देवा की मदद से उन चारों को जेल से भगा देती है। मणि, पेरुमाल, शंभू, वासु को पिकअप करने के लिए गिरी आता है। और यहाँ पर एक और बात यह है कि पेरुमाल गिरी के पास जाना नहीं चाहता क्योंकि गिरी बहुत ही पहले से पेरुमाल का इंतजार करते रहता है, लेकिन पेरुमाल के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। खैर गिरी इन चारों लोगों को डिफरेंट जगह पर छुपा देता है। वो चारों भाग जाने के बाद देवा बाहर आकर नाटक करने लगता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो चारों लोग भाग गए, जाओ ढूंढो उन लोगों को। ये सुनने के बाद चिन्नी को बहुत गुस्सा आता है। देवा से पूछने लगती है कि कहाँ पर गए वो लोग, किस जगह पर गए। खास उसके बाद जब चिन्नी बेचारी अपने घर में होती है, इसके पास रंगैया आता है और रंगैया अपने फैमिली के बारे में चिन्नी से शेयर करने लगता है कि इसका बेटा मरा नहीं था, मार दिया गया। एक दिन रंगैया के बेटे ने आम के बागीचे में गया, एक आम को तोड़ दिया, लेकिन उन लोगों ने रंगैया के बेटे को बांधकर बहुत बुरी तरह से मारा पीटा। जब रंगैया की वाइफ उन लोगों को रोकने की कोशिश की, वो लोग रंगैया की वाइफ को भी मार दिया, उसके बेटे को मार दिया, कुएं में फेंक दिया। ये सुनने के बाद चिन्नी पूछने लगती है क्या तुमको उन लोगों से बदला लेने का मन नहीं करता। रंगैया कहने लगता है हाँ मन करता था, मैंने इसके लिए काफी सारी चाकू खरीदा, गन खरीदा, लेकिन उसी वक्त मैंने तुम्हारी बेटी धना को देखा। धना को मेरी बेटी समझने लगा और मेरे दिमाग से बदला लेने की इच्छा चली गई, लेकिन धना की मौत देखने के बाद मुझे दोबारा बदला लेने की इच्छा पैदा हुई। चलो चिन्नी, हम उन लोगों को चुन चुन कर मारेंगे, बहुत ही बेरहमी से मारेंगे। चिन्नी भी इसके लिए ओके कह देती है। उसके बाद रंगैया चिन्नी को एक सुनसान जगह पर लाता है। उस पुराने घर में ऑलरेडी रंगैया रानी को बांध के रखा होता है। वही लेडी लॉयर रानी को उन 4 लोगों के बारे में पता होता है कि वो चारों लोग कहाँ पर छुपे हैं। सो चिन्नी रानी को चाकू से स्टैब करते हुए एड्रेस बताने के लिए कहती है। पहले तो रानी बताने से मना करती है, लेकिन बाद में उन चारों का एड्रेस बता देती है। एड्रेस हासिल करने के बाद चिन्नी और रंगैया ये दोनों रानी को जिंदा जला देते हैं। यही मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। खैर प्रेजेंट पर चिन्नी और रंगैया ये दोनों अपने वैन लेकर शंभू का वेट करते रहते हैं और पते के हिसाब से शंभू वहीं पर रहता है, लेकिन चिन्नी और रंगैया अभी तक कंफर्म नहीं होते। फाइनली चिन्नी हिम्मत जुटाकर उस घर में जाती है तो सच में वहाँ पर शंभू होता है। शंभू इन दोनों को देखकर बाहर भागने लगता है और उस वक्त शंभू बहुत दारू पी रखी होती है। चिन्नी और रंगैया शंभू को मार पीट के दोबारा उसी घर में लाते हैं, उसके हाथ पैर बांध देते हैं और बहुत ही बेरहमी से चाकू से उसके पेट में स्टैब करने लगते हैं। चिन्नी का प्लान होता है कि इसको भी जिंदा जला दें, लेकिन रंगैया के पास मिट्टी का तेल नहीं होता, लेकिन इसके पास एसिड होता है। सो रंगैया उस एसिड को शंभू के प्राइवेट पार्ट पर डाल देता है, जिसकी वजह से शंभू तड़प तड़प के मर जाता है। उसके बाद रंगैया को वासु का पता चल जाता है। वहीं दूसरी तरफ पेरुमाल अपने बेटे सुधाकर को लेकर इधर उधर भागते रहता है, क्योंकि इसके पीछे इसका छोटा भाई गिरी पड़ा है। मतलब अगर पेरुमाल और सुधाकर मर गया तो सारी प्रॉपर्टी गिरी के नाम आ सकती है। पेरुमाल अपने बेटे को किसी जगह पर छुपाकर दूसरी जगह पर भागने लगता है, लेकिन गिरी और उसके आदमी पेरुमाल को देख लेते हैं। पूछने लगते हैं कि तुम्हारा बेटा कहाँ पर है। पेरुमाल कहने लगता है वो तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा, वो देखो जो लॉरी जा रही है ना, उसमें है मेरा बेटा। इस तरह से गिरी उसके आदमी को भटका देता है। यह सुनने के बाद गिरी अपने बड़े भाई का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर देता है। उसकी थोड़ी देर बाद चिन्नी और रंगैया अपनी वैन लेकर इस जगह पर आते हैं, मतलब पेरुमाल को ढूंढते हुए। तभी किसी रास्ते पर इन दोनों को पेरुमाल की लाश नजर आती है। ये देखकर चिन्नी बहुत गुस्सा होने लगती है। मतलब चिन्नी ये चाहती थी कि चिन्नी अपने हाथों से पेरुमाल को मारे, लेकिन ये पहले से ही मरा हुआ है। तभी उसी जंगल में रंगैया सुधाकर को देखता है, बेचारा रो रहा था। रंगैया सुधाकर के पास जाता है और उसके पीछे पीछे चिन्नी आती है। चिन्नी सुधाकर को मारने लगती है। रंगैया से कहने लगती है कि उस रात इसने भी मुझे छुआ, इसको मरना होगा। रंगैया कहने लगता है अरे ये तो बच्चा है चिन्नी, ये कैसे तुमको छुएगा, मैं इसको जानता हूँ, ये ऐसा नहीं कर सकता। खैर बेचारा सुधाकर रंगैया को अपने बाप के बारे में पूछने लगता है कि भाई मुझे मेरे पिताजी से मिलना है, कहाँ पर है वो, ढूंढ के लाओ ना। लेकिन रंगैया सुधाकर को सच नहीं बताता कि इसका फादर कब का मर चुका है। उसके बाद जब चिन्नी, रंगैया, सुधाकर अपने वैन में जा रहे होते हैं, तभी उस वैन को जाता हुआ गिरी देख लेता है।
गिरी और उसके आदमी उस वैन का पीछा करने लगते हैं। रात होने के बाद रंगैया समंदर के पास अपने किसी फ्रेंड के पास आता है। पूछने लगता है कि यहाँ पर समंदर में कुछ दिनों से कोई शिप खड़ी है। रंगैया का फ्रेंड कहने लगता है, हाँ बहुत दिनों से समंदर के बीच एक शिप खड़ी है। उसके बाद रंगैया चिन्नी को बाहर रुकाकर रंगैया और उसका फ्रेंड उस शिप के पास जाते हैं। तो सच में वहाँ पर एक शिप होती है। रंगैया उस शिप को आग लगा देता है। आग देखकर उस शिप में जो लोग होते हैं वो एक के बाद एक पानी में कूदने लगते हैं। अब रंगैया के पास देसी कट्टा होता है। जो लोग इसको नजर आते हैं उनको गोलियां मारते रहता है। फाइनली रंगैया वासु को पकड़ के चिन्नी के पास लाता है, लेकिन तब तक वहाँ पर सुधाकर नहीं होता। चिन्नी से पूछने लगता है, सुधाकर कहाँ पर है। चिन्नी गुस्से में कहने लगती है कि मैंने उसको डांट के भगा दिया। बेचारा रंगैया सुधाकर को ढूंढने के लिए गाँव में चला जाता है। इस तरफ वैन में वासु होता है ना। चिन्नी वासु को बहुत ही बेरहमी से मार देती है। उसे चाकू से स्टैब करती है, नुनू पर एसिड डालती है। तभी उस एरिया में गिरी और उसके साथी आ जाते हैं। इधर उधर देखने के बाद गिरी को रंगैया की वैन नजर आती है। सारे लोग वहाँ पर जाने लगते हैं। इस तरफ गांव में फाइनली रंगैया सुधाकर को देख लेता है। उसे वापस अपने वैन के पास ले जाने लगता है। तभी गिरी का एक बंदा रंगैया के पीछे वार करता है। रंगैया फौरन इसको गोली मार देता है। तब जाके गिरी और उसके आदमियों को ये बात पता चलती है कि रंगैया के पास देसी कट्टा है, वो हमको गोली मार देगा। उसके पास जाने से घबराने लगते हैं। तभी वहाँ पर चिन्नी वैन लेकर आती है। रंगैया और सुधाकर वैन में बैठ जाते हैं। चिन्नी से कहने लगता है कि फौरन गाड़ी पीछे निकालो, वो लोग हमको मारने के लिए आए हैं। चिन्नी पूछने लगती है कि एक्चुअली वो लोग कौन है, हमको क्यों मार रहे हैं। बहुत देर पूछने के बाद रंगैया चिन्नी से कहने लगता है कि वो मणि के आदमी है। यह सुनने के बाद चिन्नी अपनी वैन को रोक देती है और बिना हिचकिचाए गुस्से में आकर उस वैन को आगे बढ़ाती है। और सच में भाई साहब ये सीन गजब का है। मतलब चिन्नी अपने वैन से उन सारे लोगों को कुचल देती है। चारों तरफ खून के छींटे ही छींटे। हर गाड़ी रुकाने के बाद एक बंदा चिन्नी को मारने के लिए आता है, लेकिन चिन्नी इस बंदे का हाथ पकड़ लेती है। बहुत स्ट्रगल के बाद चिन्नी अपनी गन लेकर इस बंदे को गोली मार देती है। वहीं दूसरी तरफ देवा मणि के पास आता है, यही खबर सुनाने के लिए कि चिन्नी ने उन तीनों को बहुत ही बेरहमी से मार दिया। अब शायद मणि की बारी है। उसे सावधान होने के लिए कहता है। मणि कहने लगता है, वो एक तुच्छ औरत है, वो मुझे क्या मारेगी, मैं एक औरत से डरूं, आने दो साली को। लेकिन उसी रात रंगैया और चिन्नी ये दोनों मणि का एड्रेस पता कर लेते हैं। रंगैया चिन्नी को गन देकर उससे कहने लगता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं पहले जाऊंगा, तुम गन लेकर बाद में आना। और उसी तरह रंगैया सुधाकर को किसी जगह पर छुपा देता है। कहने लगता है कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं पर रहो। उसके बाद रंगैया अपने हाथ में गन लेकर चाकू लेकर उस थिएटर में एंटर होता है। काफी सारे लोग इसके सामने आते हैं। रंगैया और उन लोगों के बीच बहुत लंबी हाथापाई होती है और ये फाइट भी भाई साहब बहुत ही रियलिस्टिक है। रंगैया जख्मी होने के बावजूद भी उन सारे लोगों को मार गिराता है। इसी मौके का फायदा उठाकर चिन्नी उस थिएटर में घुस जाती है जहाँ पर मणि होता है। मणि का सर धड़ से अलग करके उसे मार देती है। इस तरफ रंगैया के पास देवा आता है, लेकिन रंगैया देवा को भी स्टैब करके मार देता है। यह होने के और थोड़ी देर बाद वहाँ पर गिरी और उसके आदमी आते हैं। अब इन लोगों से लड़ने के लिए चिन्नी और रंगैया के पास इतनी ताकत नहीं होती, क्योंकि रंगैया बहुत जख्मी हो चुका होता है। चिन्नी रंगैया को उसके वैन के पास ले जाती है। रंगैया चिन्नी से कहने लगता है कि सुधाकर वहाँ पर है, तुम उसे बुला ले आओ। सो चिन्नी उसी तरह से सुधाकर के पास जाती है, लेकिन वही दूसरी तरफ गिरी और उसके आदमी रंगैया की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। अब रंगैया की वैन एक गैस सिलेंडर वैन होती है। रंगैया उन सारे गैस सिलेंडर का ढक्कन ओपन करके जब गिरी और उसके आदमी वैन के करीब आते हैं, उस वैन को आग लगा देता है। उस ब्लास्ट में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। ये देखकर बेचारी चिन्नी रोने लगती है और उसी तरह इतने सालों बाद चिन्नी रंगैया को भाई कहकर बुलाती है। फाइनली चिन्नी सुधाकर को लेकर किसी जगह पर चली जाती है। क्लाइमैक्स में हमको ये दिखाया जाता है कि सुधाकर ने चिन्नी को छुआ या नहीं। जब सुधाकर चिन्नी के पास आता है तो चिन्नी को महसूस करके पहचान लेता है कि यहाँ पर चिन्नी है और वो बच्चे इसके साथ गंदा काम कर रहे हैं। सुधाकर फौरन देवा के पास आकर यही कहने लगता है कि अंदर चिन्नी अक्का है, वो लोग गंदा काम कर रहे हैं। सो तब जाके देवा चिन्नी के पास जाता है, उन सारे बच्चों को बाहर भगाकर ये खुद उसके साथ कांड करता है। और इसी तरह सुधाकर अपने मन में ये कहकर बाहर आते रहता है कि बेचारी चिन्नी अक्का, कि बेचारी चिन्नी अक्का। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सच में मूवी देखने के लायक है। मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।